जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 105 और आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस सेशन का। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन। ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने मिस स्टेटमेंट की वजह से मॉडिफिकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये कल हमने सीख लिया था। आज हम सीखने जा रहे हैं स्कोप लिमिटेशन की वजह से ड्राफ्टिंग कैसे होगी। ठीक है, इसको सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट आपकी डिस्कस होगी और फिर उसके बाद दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, चैप्टर 24 में और एक चैप्टर 7 में है गालमन कोड ऑफ एथिक्स वाला। ये छोटे छोटे चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का जो मेन थीम है हमारा वो यही है कि हमने कल जो चैप्टर जो इंटरनल कंट्रोल और रिपोर्ट की असाइनमेंट थी उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है ये सीखेंगे स्कोप लिमिटेशन के केस में कैसे होती है, और इसके बाद मिसलिनियस कंसेप्ट्स। तीन समझ लीजिए हमारे आज के लेक्चर के सेक्शन हैं। असाइनमेंट की डिस्कशन, मॉडिफिकेशन की ड्राफ्टिंग और फिर उसके बाद कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट्स। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन या होम असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ऐसे ना करें, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए जी। तो अच्छा, हाइब्रिड क्लास में एक स्टूडेंट ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन और बहुत अहम क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन, हमने केस स्टडीज में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब कब हमने ओपिनियन को ड्राफ्ट करना है, यानी ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग में, और कब सिर्फ इफ मटेरियल देन क्वालिफाइड, इफ परवेसिव देन एडवर्स, ये कह के बात खत्म कर देनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कब हमने सिर्फ टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है और कब हमने उसकी ड्राफ्टिंग भी करनी है। इसका असूल समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिखा है ड्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड या ड्राफ्ट द मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, ठीक है, ड्राफ्ट द ओपिनियन, ड्राफ्ट द मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, अगर क्लियरली लिखा हुआ है तब आप ड्राफ्ट करेंगे। अगर ये ड्राफ्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो आपने ड्राफ्ट नहीं करना। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज, क्वेश्चन में कहे ड्राफ्ट द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, ड्राफ्ट करेंगे, या बाज़ औक़ात कहते हैं ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ, या कहते हैं ड्राफ्ट द क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, तो आपने उस ओपिनियन पैराग्राफ को ड्राफ्ट करना है। क्लियर, ड्राफ्टिंग करनी है। दूसरे नंबर पे उसने लिख दिया बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, और ब्रैकेट में लिख दिया ड्राफ्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर क्या आपने ड्राफ्टिंग करनी है? सिर्फ टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है, इफ मटेरियल परवेसिव। तीसरी पॉसिबिलिटी, वो कहता है डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, व्हाट विल इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, आगे साइलेंट रहता है, ना तो ये बता रहा है कि ड्राफ्ट करना है और ना ही ये बता रहा है ड्राफ्ट नहीं करना, तो फिर नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने जब कभी इंपैक्ट ऑन, आपने देखे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं जिसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट उसने पूछा है, हम कभी इसीलिए ये वाला पैराग्राफ पेंडिंग किया था ताकि आपके जहन में ये कंसेप्ट डेवलप हो जाए कि जब कभी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा तो हमने सिर्फ उसे टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है। क्या होगा, हमने उस टाइप ऑफ ओपिनियन को, भाई लेक्चर के दौरान में ना कीजिए, हमने सिर्फ टाइप ऑफ ओपिनियन को बताना है, टाइप ऑफ ओपिनियन को ड्राफ्ट नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट का कि कब ये ड्राफ्ट करना है, कब ड्राफ्ट नहीं करना, ये बता दिया मैंने आपको। दूसरे नंबर पे उसने पूछा कि होम असाइनमेंट के तौर पे जो केस स्टडी दी थी उसको देख के उसके जहन में, बच्चे के जहन में सवाल आया, और ये भी अच्छा सवाल था
कि सर अगर उसने क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, नॉर्मली वैसे ड्राफ्टिंग जब पूछता है ना तो चूंकि आपको पता है अच्छा खासा लिखना पड़ता है उसमें टाइम, तो वो मार्क्स ज़्यादा देता है, तो वो एक ही सिचुएशन की ड्राफ्टिंग करवाएगा, 2 सिचुएशन की ड्राफ्टिंग नहीं करवाएगा। और अगर करवाएगा भी तो डेफिनेटली दोनों सिचुएशन सिमिलर नहीं होंगी। एक में हो सकता है वो क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ड्राफ्ट करवा ले, दूसरे में हो सकता है एमसीज ऑफ मैटर वगैरह, गोइंग कंसर्न वगैरह ड्राफ्ट करवा ले। स्टूडेंट का क्वेश्चन था, लेकिन सर अगर फर्ज कीजिए एक क्वेश्चन है और उसमें उसने दोनों पैराग्राफ क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग पूछ ले, तो क्या हम जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं वो दोनों में रिपीट करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सेम है। चलिए टाइप ऑफ ओपिनियन तो हमने चेंज कर दिया, क्वालिफाइड है यहाँ के एडवर्स है फॉर एग्जांपल, तो वो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है क्या सेम, बिल्कुल भाईजान मैंने दरखास्त किया है लेक्चर में डिस्टर्बेंस होती है ना कीजिए यार, बाद में कर लीजिएगा जो भी आपने करना होगा। तो कहाँ पे थे, क्या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को दोबारा लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की शुरू की 3-4 लाइंस लिख के ना कि डॉट्स लिख देने। आपने नोट किया होगा बुक में भी मैंने इसी तरह किया है, जहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रिपीट, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारी रेपिटेशन ही हो रही है, तो शुरू के 3-4 अल्फाज लिख दिए, उसके बाद कुछ आगे डॉट्स लगा दिए। ठीक है, तो ये वैसे पूछेगा नहीं, उम्मीद है कि वो ड्राफ्टिंग अगर पूछेगा तो सिर्फ एक ही सिचुएशन आपको देगा, उसमें उसी में आपने ओपिनियन पैराग्राफ और उसी का बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, उसका ट्रेंड यही है जब कभी पूछ रहा है। पिछले 2-3 टर्म से पूछना शुरू कर दिया उसने ओपिनियन पैराग्राफ, पहले सिर्फ वो पूछता था टाइप ऑफ ओपिनियन बताओ, अब कुछ थोड़ा सा वो ड्राफ्टिंग की तरफ आ गया, जिसकी वजह से हम ये ड्राफ्टिंग खास तौर पे सीख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था, अगर सर क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन नहीं है, जैसे वो कहता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की और अमाउंट्स गिवन नहीं है, अब हम नॉर्मली इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं तो क्या लिखते हैं, इफ मटेरियल क्वालिफाइड, इफ परवेसिव एडवर्स। तो पहला क्वेश्चन कि सर इसमें फिर अगर वो हम क्वालिफाइड ओपिनियन लिखें कि एडवर्स लिखें, ये आपकी जजमेंट, नहीं कोई एक लिखना है, ड्राफ्टिंग में एक लिखेंगे। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हुए दोनों लिखते हैं, इफ मटेरियल तो ये, इफ परवेसिव तो ये। लेकिन अगर वो आपसे कहे इसको ड्राफ्ट भी करो, यहाँ क्वालिफाइड कर लें या एडवर्स कर लें, वो आपकी मर्जी है। नॉर्मली क्वालिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट किया जाता है, वो आसान है, लेकिन एडवर्स को भी ड्राफ्ट करना चाहें वो भी ठीक है। और आपको पता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेशन में सेम आएगा। इसमें जब आप अमाउंट्स लिखें तो चूंकि अमाउंट्स नहीं दी तो वो ये XXX लिख के अपने बेसिस वाले पैराग्राफ को कंप्लीट करना। क्लियर होगी ये बात? तो 3 सवाल मैंने आपको 3 सवालों के जवाब बताए। पहला सवाल क्या था, ड्राफ्टिंग कब, तो क्या सीखा आपने कब करनी है ड्राफ्टिंग, जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा तब, वरना सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना। दूसरा सवाल क्या था कि अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों सेम, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, दोनों ही इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट वो ड्राफ्टिंग के है, दोनों ही पैराग्राफ ड्राफ्टिंग के है और दोनों में मॉडिफाइड ओपिनियन आ रहा है, तो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पहले में कंप्लीट लिख ले और दूसरे में सिर्फ डॉट्स लिख ले। ठीक है, इवन अगर एग्जाम में टाइम कम होना तो पहले वाले केस में भी शुरू के 3-4 अल्फाज लिख के डॉट्स लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त जब टाइम कम हो, वरना इसके भी मार्क्स होते हैं। आपको बताया था मैंने, एग्जामिनर कमेंट्स में वो कह रहा है कि बच्चे ने ये नहीं लिखा तो मैंने उसका 1 नंबर कम। लेकिन अगर टाइम कम है, दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ लिख सकते हैं तो डेफिनेटली फिर क्वालिफाइड। तो और तीसरी चीज, अगर उसने हमें अमाउंट्स नहीं दी और कहता है कि पैराग्राफ ड्राफ्ट करें, फिर क्या करेंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स, और अगर स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, कोई हिसाब है। और इजी क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, कल असाइनमेंट भी आपको दी थी, उसमें भी शायद क्वालिफाइड ओपिनियन था, ऐसा ही है। चलिए ये क्वेश्चन थे, ये तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, बच्चे हाइब्रिड वाले बच्चे ने पूछे थे, शाबाश। अच्छा, अगर वो कहता है ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ, तो इसमें बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ भी आप ड्राफ्ट करें, टू बी ऑन सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ भी ड्राफ्ट करें। क्योंकि असल देखिए, जब उसने सिचुएशन दे दी ना आपको, तो आप देखिए सिचुएशन का ताल्लुक ओपिनियन पैराग्राफ से तो होता ही नहीं है। सोचें सिचुएशन का ताल्लुक किससे है, बेसिस। तो असल में उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है
कि बेस, तो ओपिनियन और बेस ओपिनियन ये समझ लीजिए इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहला नहीं। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ लिखने चाहिए, ठीक है जी। किसी किसी क्वेश्चन में वो इस तरह कर, वरना नॉर्मली क्लियरली बताता है कि ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन दोनों लिखें। लेकिन अगर कहीं पे कहता है सिर्फ ओपिनियन या बेसिस, तो आपने दोनों पैराग्राफ इंटरलिंक्ड है, समझिए। और की क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं हम अपने इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चंस की तरफ। ये आपने पढ़ लिया था, थ्योरेटिकल पोर्शन था वैसे जो कल हमने स्टडी किया था। इसमें कोई केस स्टडी से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लेक्चर हैं उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो आखिरी दिन भी हम इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। 17 आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल्स। सही बात कर रहे हैं, समझ आ रही है क्वेश्चन की? देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत सी ऑप्शंस है, बिल्कुल ये बात भी ठीक कर रहा है। टू ऑफ these options are narrative notes and internal control questionnaires। अंडरलाइन करें, क्या ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं? कौन सी वाली ऑप्शन का जिक्र नहीं किया इसने? फ्लो चार्ट का जिक्र नहीं किया इसने। फ्लो चार्ट भी एक ऑप्शन है। बहरहाल क्वेश्चन उसने जाहिर नहीं का सेट करना होगा। रिक्वायर्ड डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द राइटर ऑफ नरेटिव नोट्स एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनवेयर एज मेथड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम। क्या हमने स्टडी किए हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन के 4 हिस्से बनेंगे। कैसे 4 हिस्से बनेंगे? एडवांटेजेस ऑफ नरेटिव नोट्स, डिसएडवांटेज ऑफ नरेटिव नोट्स, एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनवेयर, डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनवेयर। तो मार्क्स हैं 6। तो मेरी जजमेंट ये है कि 2-2 पॉइंट्स बहुत है। 0.75 शायद उसने एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज के दिए होंगे, तो 0.175 डेढ़ हो गया, इसका 3 हो गया, उसका 6, हाँ पूरे होते हैं बस। तो 2-2 काफ़ी है। 17 क्लियर जी? आगे चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी 18। कैन स्टेट 3 मेथड्स by which your firm may record the internal control system of client। कौन से 3 मेथड है? नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनवेयर, फ्लो चार्ट। एक्सप्लेन हाउ एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनवेयर ICQ differ nature and design from an internal control evaluation questionnaire। दोनों में फर्क पूछ लिया उसने, दोनों को डिफाइन कर देंगे और उनकी एग्जांपल्स दे देंगे। मेरा भाई कोई एक एग्जांपल बता सकता है ICQ और ICEQ की, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी इस कंसेप्ट पे ग्रिप है? ICQ में क्वेश्चन पूछते हैं, ICEQ में भी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ये फर्क नहीं है। अच्छा, ICQ में जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर होता है यस या नो में, ठीक है। और ICEQ में, यानी इसमें हम पूछते हैं, ICQ में पूछते हैं कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ICEQ में हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, कंट्रोल क्लाइंट हमें बताता है। कोई एग्जांपल नहीं आता? हाँ शाबाश। आर क्रेडिट लिमिट सेट बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर, शाबाश। ये कौन से वाले एग्जांपल है? ICQ की। और ICEQ की? How do you ensure that goods are sold only to customers who are able to pay? वो खुद मेरा हमें बताएगा। चलिए जी 18 भी क्लियर? नेक्स्ट 19। एक्सप्लेन द स्टेप्स नेसेसरी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर्स इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनवेयर। जी प्रीवियस ईयर का ICQ मेरा ख्याल है वो तो यूज कर ही नहीं सकते। कर सकते, क्या करना पड़ेगा? कैसे? स्टेप नंबर 1, पिछले साल के वर्किंग पेपर फाइल से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी ICQ। फिर इंक्वायरी करना पड़ेगा, सिस्टम सेम है या चेंज हो गया। जो इंक्वायरी के नतीजे में पता चलेगा, अगर सिस्टम कोई चेंज हुआ, इसकी डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या करना है? वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट की डेफिनेशन याद है? वॉक थ्रू टेस्ट की डेफिनेशन याद है? चलिए, और वॉक थ्रू टेस्ट के बाद फिर हमने अपने रिवाइज कर लेना ICQ को, कंट्रोल रिस्क उस लिहाज से अपडेट कर लेंगे।
क्लियर? तो प्रीवियस ईयर का ICQ यूज कर सकते हैं। शाबाश। नेक्स्ट 20, during the external audit of Bouchard Limited, it was discovered that on a number of occasions adjustments were made by the payroll clerk to standing data. Standing data कौन सा होता है? मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। याद आया? किस वाले कंट्रोल में था? एप्लीकेशन कंट्रोल्स में। शाबाश। ठीक है, तो ये जो मास्टर फाइल या स्टैंडिंग डाटा है जिसमें सेंसिटिव नेचर की इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रूटीन में चेंज नहीं होती, इस पे इसको चेंज करने की अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? अथोराइज्ड पर्सन के पास। ठीक है, अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट मास्टर अथोराइज्ड। ठीक है, कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट कौन सेट कर रहा है? अथोराइज्ड। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। कह रहा है लेकिन ये स्टैंडिंग फाइल को एक क्लर्क चेंज कर रहा है पेरोल रिलेटेड टू एम्प्लॉय। इसका मतलब है वो क्लर्क जब चाहेगा इसको ऐड भी कर सकेगा, जब चाहेगा इनकी सैलरी चेंज भी कर सकेगा और वो प्रोसेस होती जाएगी। टू पेरोल सिस्टम ऑन द ओरल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के ओरल अथॉरिटी पे, ओरल अथॉरिटी तो अंडरलाइन करें। ज़बानी कलामी कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रिटर्न होनी चाहिए। आपको याद है केस स्टडी की एग्जांपल दी थी आईटी वाले सिस्टम में कि उसने ज़बानी कलामी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चेंजेस कर ली थी और वो 3 दिन के लिए सिस्टम तबाह हो गया था। याद है? तो उसमें ये जो उसने उसमें भी जो वर्बल इंस्ट्रक्शन उसने दी थी, हमने से वीकनेस, इसका मतलब है जहां कहीं हमने काम करना है वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं, रिटर्न होनी है। ठीक है, जहां कहीं रूटीन नेचर के काम वर्बल हो जाते हैं, हर चीज को हम रिटर्न में नहीं, लेकिन जहां पे कोई सिस्टम चेंज होने की बात हो, याद रखिए डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई वरना आप फंस जाएंगे। ठीक है, वो चले यार नहीं वो एक बैचमेट था, वो एक सरकारी महकमे में मतलब उसकी एम्प्लॉयमेंट थी। वो सिर्फ इस वजह, वो एक प्रॉब्लम आ गई थी उसमें कोई, और सिर्फ इस वजह से उसको क्लीन चिट मिली थी कि वो उसने कहा था मैंने ये इशू रेज कर दिया था हायर अथॉरिटी को और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी कर दिया था ईमेल के ज़रिए से कि हमने ये इशू कंसीडर कर लिया है और ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही होगी। वो जैसे भी थी, वो ईमेल, वो उसका भी नाम आ गया, बड़ा परेशान उन दिनों मेरा। फिर उसने ईमेल चेक की, ईमेल उसे मिल गई। वो ईमेल उसने एविडेंस के तौर पे दिखाई कि सर देखिए अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होता तो मैं इस इशू को हाईलाइट ना करता और मेरे पास रिटर्न इस बात का जवाब है। अगर ज़बानी कलामी उसने सिर्फ इन्फॉर्म किया होता तो फंस जाता। तो इसीलिए कोशिश करनी है हमने, जहां कहीं कोई क्रूशल ट्रांजैक्शंस हो, सिस्टम चेंज हो, तो अपने आप को क्लियर करने के लिए उसे किसी न किसी लेवल पे रिटर्न फॉर्म में ले लें। तो क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस या ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है? चेंज कर रहा है ज़बानी कलामी। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी ही 2 नंबर बात होगी कोई, ठीक है, लेकिन चेंजेस का वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। मिस स्टेटमेंट में भी हो, में भी ना हो, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है। अब वो आपसे कह रहा है आपने आउटलाइन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन। क्या हो सकती है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस? कि चेंजेस की ऑथोराइजेशन ऑफ चेंजेस डिफिकल्ट होगा डिटरमिन करना कि जो भी पेरोल में चेंजेस हुई हैं वो ऑथोराइज्ड हैं कि नहीं। रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी? ऑथोराइज्ड, बिल्कुल ऑथोराइज्ड पर्सन की तरफ से रिटर्न फॉर्म में अप्रूवल होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसमें जब कभी प्रैक्टिकली भी हम इंटरनल कंट्रोल वीकनेस क्लाइंट के सामने हाईलाइट करते हैं, 3 चीजें होती हैं। प्रैक्टिस में हमारी फर्म में 4 चीज भी थी लेकिन वो एक ऑप्शनल ही है। 3 चीजें, एक वीकनेस क्या आइडेंटिफाई की, एक उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है। यानी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये वीकनेस ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है। और तीसरा रिकमेंडेशन, वीकनेस ऑब्जर्व्ड, दूसरे नंबर पे इम्पैक्ट और तीसरे नंबर पे रिकमेंडेशंस। ये 3 चीजें होती। और आपने देखा हमने जो इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडीज की हैं उनमें भी नॉर्मली ये तीनों चीजें हमसे ड्राफ्ट कराते। कभी कभी एक आध दिन में से मिस करवा के वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ लेता था, लेकिन मैनेजमेंट लेटर में ये तीनों चीजें होती हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट लेटर में नहीं होता है क्योंकि वो मैनेजमेंट को दे रहे हैं ना, वो तो हमारे अपने लिए।
ठीक है, और वीकनेस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते भी नहीं। कुछ समझ आई आप? कोई क्वेश्चन इसमें से? जी शाबाश। अच्छा, अगर ओरल अथॉरिटी की बजाय रिटर्न होती है लेकिन फिर भी क्लर्क ही चेंजेस कर रहा होता, हम फिर भी इसको वीकनेस के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। हायर अथॉरिटी को चेंज करना चाहिए भाई। जूनियर क्लर्क का काम तो सिर्फ उसको उसके मुताबिक अमल करना है, चेंजेस करना या पॉलिसी बनाना ये जूनियर क्लर्क का काम नहीं होता। वो उस सूरत में भी वीकनेस होती। 20 में की प्रॉब्लम। चलिए, ये फॉर्मेट भी आपको दिया गया है और मैंने आपको बताया था कि जब इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडीज आएगी आपने ऐसे करना। वैसे एक अल्टरनेट फॉर्मेट भी होता है, वो क्या है? यहाँ पे वीकनेस पॉसिबल इफेक्ट आगे के बजाय नीचे लिख दें और फिर रिकमेंडेशन भी इसके आगे लिखने के बजाय नीचे लिख दें। स्टेप 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेप 1 2 3 ऐसे भी। ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर है, वो साथ लिंक हो जाता है। नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, ये स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, ये पढ़ा था हमने। स्मॉल एंटिटी में और वो जो था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक फर्क और एक सिमिलैरिटी कोई स्टूडेंट बता सकते? सिमिलैरिटी है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट दोनों का वीक होता है क्योंकि कम स्टाफ की वजह से सेग्रीगेशन और ड्यूटीज पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि इंटरनल कंट्रोल और वीक होता है इंटरनल कंट्रोल, इस वजह से हम इस पे रिलाय नहीं करते और सब्सटेंटिव टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ये तो क्या सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? हाँ, यहाँ पे मैनेजर या ओनर जो होता है उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, वो खास तौर पे मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उधर चूंकि वो जो ट्रस्टीज होते हैं उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, अल्लाह वास्ते काम कर रहे हैं स्वाब के लिए, तो उनकी कभी कभी आते हैं, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में नहीं होते। ये फ़र्क है। तो एग्जाम में आपने पहचानना है सबसे पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन है या कि स्मॉल एंटिटी का है। क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाती है। आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन किए, क्या उसमें आपको वो नाम से या नेचर ऑफ एक्टिविटी से पता चल जाता था ना? नाम से क्वेश्चन में अक्सर चैरिटी का वर्ड भी बोल देता था, उससे तो कंफर्म ही हो जाता 100%। यहाँ पे आपने देखना है कि क्या किसी लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है कि हमारा ये नॉर्मल क्लाइंट है या कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कि स्मॉल एंटिटी है। ठीक है, पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट। कह रहा डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो ऊपर बता रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल एंड द रिस्क विच द ऑडिटर में फेस इन सच ऑडिट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इनके। ठीक है, क्या होती हैं इंटरनल कंट्रोल के हवाले से और रिस्क के हवाले से। ऑडिट अप्रोच नहीं पूछ रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ऑडिट अप्रोच नहीं पूछ रहा, देख ले, नोट कर। अच्छा, सच कंपनी कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं? टीएस लिमिटेड। अच्छा, टीएस लिमिटेड एक कंपनी है, क्या कंफर्म हो गया कि ये लार्ज है? क्या कंपनी स्मॉल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो कंपनी लॉ में भी वो कहता है कि स्मॉल कंपनीज जो है उनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं भी पड़ा था। वो जिनका 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल हो, स्मॉल कंपनी, छोटी मोटी कंपनीज का कंसेप्ट लॉ में, ऑडिट में भी है स्मॉल कंपनीज का कंसेप्ट। ठीक है, तो स्मॉल बहरहाल रिक्वायर्ड नहीं है, करवाना चाहें तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो टीएस लिमिटेड इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस। स्मॉल लफ्ज को अंडरलाइन कर ले। लफ्ज इस पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम लफ्ज ये स्मॉल है, जो हमें बता रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है स्मॉल एंटिटी में क्लासिफाई होता है, स्मॉल। फिर आगे मजीद कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी इंडिकेशन उसके स्मॉल एंटिटी होने की ये है। हमने यही पहचाना है, अगर ये स्मॉल एंटिटी है तो बाकी तो हमें पता है स्मॉल एंटिटी में किस तरह काम होता है। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस नो सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द प्रोग्रामर्स एंड सिस्टम एनालिस्ट। कहते हैं सिर्फ 2 लोग रिक्वायर्ड, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। इससे भी हमें पता चल रहा है ये क्या है, स्मॉल एंटिटी। इससे भी कंफर्म हो रहा है ना, इंडिकेशन मिल रहा है। कह रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ओवरसीज ऑल द ऑपरेशंस।
Besides the programmer and system analyst, there is only one manager who reports to MD, जो MD को रिपोर्ट कर रहा है। और प्रोबेबली उसने क्वेश्चन में बताया नहीं कि लेकिन MD ही प्रोबेबली इसका ओनर भी हो सकता है। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, क्या इससे इस पे पहुंच रहे हैं कि स्मॉल एंटिटी है? किस किस अल्फाज इंफॉर्मेशन से पता चला? एक लफ्ज़ स्मॉल से, एक सिर्फ 2 ही वर्कर्स हैं और एक मैनेजर है जो रिपोर्ट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को सिर्फ ये 3-4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, तो इससे स्मॉल एंटिटी। अब बाकी का जब हमने ये डिसाइड कर लिया स्मॉल एंटिटी है, बाकी का क्वेश्चन हमारा रिप्रोडक्शन का हो गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर्स, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशंस, नो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू आर की फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन और हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है ही चंद एक, ट्रांजैक्शन भी चंद एक है और स्टाफ भी चंद एक का है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम इसको अंडरस्टैंड करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑडिट ट्रेल, बिल्कुल ऑडिट ट्रेल पॉसिबल नहीं होगा। 22 ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर हमने डिफरेंट प्लेसेस पे पढ़े हैं। क्या प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर पता है आपको क्या होता है? इंगेजमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट। हमने कोशिश की है लेटर्स को उसी तरतीब से हम यहाँ पे प्रेजेंट करें जिस तरतीब से हम एक्चुअली ऑडिट में इनको यूज करते हैं। पढ़ा हमने। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एंगेजमेंट लेटर एंड प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। इसी टेबल को सामने रखते हुए या तो ये टेबल ही छाप दें, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, इसको हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बाकी सेम है, डिफरेंस सारा। वरना टेबल फॉर्म में भी करना लाजमी नहीं है, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंस हो, जो डिफरेंस टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया हो, बेहतर होता है कि उसे आप भी टेबल फॉर्म में ही प्रेजेंट करें। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आसान जी। मैनेजमेंट लेटर और लेटर ऑफ वीकनेस क्या जरूरी है? मैंने पूछा ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही दिया जाए। 100% ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिए, सुने। वीकनेसेस आर कम्युनिकेटेड एज सून एज पॉसिबल, बट लेटर ऑफ वीकनेस इज गिवन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। फर्क समझ आ रहा है? अब ये तो नहीं है स्टॉक काउंट करने के लिए कि पता चला वो ताला खराब है, टूटा हुआ है, तो हमने कहा ऑडिट रिपोर्ट के बाद बताएंगे, फोन करके फौरी तौर पे बता देंगे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में बाद में कि सर हम उधर गए थे और ये ताला टूटा हुआ था, आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए वरना आपकी इन्वेंट्री चोरी हो जाएगी। और हम सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर लॉक सिस्टम भी हो और इसके साथ साथ उधर किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठाएं और सीसीटीवी कैमरा भी उधर इंस्टॉल करें वगैरह वगैरह, इस तरह की सजेशन दें। ठीक है, चलिए ये क्लियर हमारा चैप्टर भी इंटरनल। अब आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। इसके क्वेश्चन भी आपको दिए गए थे। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन फिर बाद में। अच्छा पहले बताइए, मिस स्टेटमेंट के केस में ड्राफ्टिंग में कोई इशू? रूल आपने ज़हन में रखा ना? हमने वो दो सेंटेंस ज़हन में रखने हैं, बनाने हैं कि मैनेजमेंट ने क्या काम नहीं किया और अगर वो काम ये करती तो क्या क्या, यानी एक तरह। अच्छा स्टूडेंट कहने लगा सर आपने जो हमें क्वांटिफिकेशन बताई है ना, वो क्वांटिफिकेशन एरर की नहीं है, वो क्वांटिफिकेशन है अगर एरर को सही किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, यही बताना है। इसकी रीजन ये है कि यूजर को, इससे यूजर असल में आपसे चाह रहा है कि अगर फाइनेंशियल में गलत है ना तो मुझे बता दे क्या क्या फिगर को चेंज करना पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हम बताते हैं अगर मैनेजमेंट सही रिकॉर्ड करती तो फिर ये वाली इंफॉर्मेशन होती रिवाइज्ड वाली। अब यूजर क्या करेगा? अगर यूजर थोड़ा सा भी समझदार हुआ ना
हमने प्लस माइनस कर लेगा, शाबाश, ठीक है, वो उससे पता चल जाएगा सही प्रॉफिट क्या है। क्वांटिफिकेशन का मकसद ही यही है, ठीक है। चलिए, तो मिस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने लगा हूं स्कोप लिमिटेशन की ड्राफ्टिंग, और किसकी, ओपिनियन पैराग्राफ की, के बेसिस फॉर, बेसिस की। ओपिनियन की तो हम सीख चुके हैं ना, पक्का। जो जिन स्टूडेंट से रिवाइज नहीं की ना, 70% से ज़्यादा उनके जहन से निकल चुकी होगी, कंफर्म है। जिन स्टूडेंट से कल जाके रिवाइज नहीं किया, कंफर्म है ये ओपिनियन की। अब अगर उनसे ओपिनियन की वर्डिंग पूछेंगे ना, भाई ये बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ, सॉरी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कल सिखाया था, कल सिखाया था। अब अगर मैं इनसे पूछूंगा ना और इनकी शक्ल पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वाकई कि ये रिवाइज नहीं करके आए, इनसे ये नहीं बता पाएंगे। 30% तक बता पाएंगे, 70% तक नहीं। पहले तो ये बताए कि रिवाइज किया था कल, है? नहीं किया था, देखा भाई सही पढ़ रहा चेहरे, शाबाश। अच्छा, दूसरा, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बताए, पढ़ना नहीं है भाई, ये देखा। तो जो मैंने आपको पहले भी शायद किसी लेक्चर में बताया था, जब भी कोई नई चीज़ सीखे ना, उसको 24 आवर्स में रिवाइज करना लाजमी होता है। 24 आवर्स में रिवाइज करना लाजमी होता है जी। लेट बताया, अब टाइम गुजर गया। नहीं, तो ये पहले डेली आपको जो असाइनमेंट दी जाती थी, वो ये इसी चीज़ के लिए दी जाती थी, ताकि आप रोज का रोज पढ़। अगर आप बेफिक्र है, अगर नहीं भी बताया ना, बताना जरूरी नहीं है, काम करवाना जरूरी है उसके ऊपर। अगर बताया नहीं लेकिन आपको बताए बगैर आपसे काम रोज करवाया जा रहा था, क्या रोज असाइनमेंट, तकरीबन रोज असाइनमेंट मिलने थी आपको, इसका पता कर रहे थे तो रोज। कोई बात नहीं, आइंदा के लिए अभी सीफैब की भी तो एग्जाम तैयारी करनी है, उसके लिए नोट कर ले फिर। चलिए, अब हम चलते हैं। पहले मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं पैराग्राफ, ठीक है, फिर इसके बाद इसका रूल इसमें से आपको सिखाऊंगा। यह है ड्राफ्टिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। फैक्ट क्या है, यानी सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन आपको एग्जाम में उसने दी होगी और आपसे कहेगा ड्राफ्ट करो मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन भी और बेसिस भी दोनों इंटीग्रेटेड है, इंटरलिंक्ड है। क्वालिफाइड ओपिनियन में वो कह रहा है वी हैव ऑडिटेड द, कह रहा है बाकी वही पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर दो जो L1 में है, यहाँ पे क्या दोबारा बार बार में छापो, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर इसके बाद इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल लिखे फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स भी लिख दें, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर बोर्ड फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर यू, बाकी सारा अनमोडिफाइड वाला, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर वाला फ्रेज ऐड हुआ, बाकी सारा वो ही। क्लियर, ये तो हम कल सीख चुके थे। अब ध्यान से सुनिए कि क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है स्कोप लिमिटेशन के केस में। क्या सीखने जा रहे हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, किस केस में, स्कोप लिमिटेशन के केस में। कह रहा है वी डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑफ दिसंबर 31, 2021। पहले क्या बता रहा है, हमने क्या काम नहीं किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। आपको पता है स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में हम नहीं पढ़ा था कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके ऑडिटर और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी शाबाश एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके। तो यहां पे पहले वो क्या बता रहा है, क्या ये बता रहा है कि मैं प्रोसीजर परफॉर्म कौन सा नहीं कर सका, कि ये बता रहा है अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला। पहले प्रोसीजर, और सुली तौर पे यही होना चाहिए, वी डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑफ दिसंबर 31। आगे रीजन बता, बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर द, आगे उसकी रीजन बता रहा है। तो पहले सेंटेंस में उसने क्या किया, प्रोसीजर बताया, क्या परफॉर्म नहीं किया और उसकी रीजन बताए। वी क्या, फिर से, वी डिड नॉट फिजिकली वेरीफाई इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड। ठीक है, बिकॉज
गवर्नमेंट अनाउंस लॉकडाउन इन दैट एरिया, जो भी सिचुएशन कह सकता है। फिर इसके बाद अच्छा ये उसने क्या बताया, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया। फिर we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedure। अब क्या बात बता रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला। Consequently, we are unable to verify whether inventory is stated fairly in financial statement। इस लाइन में वो इस बात का इजहार कर रहा है कि हमने रिक्वायर्ड प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं ले सके, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं ले सके, इसीलिए ये स्कोप लिमिटेशन है। यानी इसका मतलब स्कोप लिमिटेशन की ड्राफ्टिंग में आपने 3 बड़ी चीजों का ध्यान रखना है। एक, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये बताना है, और इसके अलावा फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर और अनएबल टू स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, यानी समझ लीजिए इस एक के 2 प्रोसीजर भी कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये बताना है। और फिर क्या बताना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं और अनएबल टू वेरीफाई, यानी स्कोप लिमिटेशन भी हो गए। ये 4 चीजें आपके बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन में होनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट में 2 सेंटेंस थे, सेंटेंस चाहे इधर भी 2 बना ले, लेकिन इंफॉर्मेशन 4 तरह की आएगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, और फिर वी आर अनएबल टू वेरीफाई फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू, और आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला सेंटेंस, ये अनएबल टू वेरीफाई, ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर और अनएबल टू वेरीफाई से पहले वाला, ये है सिचुएशन स्पेसिफिक हिस्सा, ये चेंज होगा, बाकी सारा हर एक केस में सेम होगा। भाई क्लियर। चलिए एक और ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई सिचुएशन बता दें स्कोप लिमिटेशन की। डेटर वेरीफाई नहीं हो सके, कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड कर सके, खुद बनाइए, क्या लिखेंगे सबसे पहले, we were unable to send confirmation letter, या we were unable to circularize का लफ्ज याद है, some of debtors, आगे because management prevented us, because management's information system contained some error। ठीक है, क्योंकि उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई एरर आ गया था। ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, उसने कहा था कि मैनेजमेंट मैनुअल से आईटी सिस्टम में गई, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने कहा सर बैलेंस हमारे उलट पुलट पड़े हुए हैं, सीधे पता करने में टाइम लगेगा, ना करें, कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें, गलत बैलेंस आएगा, आप अल्टरनेट। क्लियर हुई है बात। तो पहली लाइन में हमने क्या बताया कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, वी डिड नॉट सेंड कंफर्मेशन लेटर बिकॉज मैनेजमेंट prevented us as information system contained some errors। क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, और इसके बाद फिर आगे क्या है, वही लाइन, unable to obtain evidence from alternative procedure to, consequently we are unable to verify whether debtors are fairly stated। क्लियर। ये तो था आसान काम, मुश्किल तो अब आएगा, आ जाए। ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, आप कर लेंगे। अच्छा चलिए मैं सिचुएशन में बताता हूं, नहीं ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको बता दूं, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन में मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्कोप लिमिटेशन हो। अब ये सीफैब लेवल का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, कंसेप्ट है, हो सकता है। तो अगर उसने कहा डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, और उसी पार्ट के अंदर कहा इन्वेंट्री को भी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, फिर से डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, इन्वेंट्री को भी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, अमाउंट्स कोई नहीं दी हुई, शाबाश, इफेक्ट क्या है, परवेसिव। कौन सा ओपिनियन,
एडवर्स होगा, एडवर्स होगा। एडवर्स ओपिनियन एक आएगा कि दो आएंगे? शाबाश शाबाश। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन एक आएगा कि दो आएंगे? वो भी एक ही आएगा। हाँ, उसी एक पैराग्राफ के अंदर दोनों बातें डिस्कस करेंगे। पहले एक मिसस्टेटमेंट, जिसका दिल करे, तरतीब मैटर नहीं करते, पहले एक और फिर उसके बाद दूसरे। नई बात समझ आई? फिर से आ गई तो फिर से, अगर उसने एक ही पार्ट के अंदर कह दिया, पिक करें कंसेप्ट को, एक ही पार्ट के अंदर कह दिया कि कंफर्मेशन फिजिकली इन्वेंट्री को भी काउंट नहीं कर सका और कंफर्मेशन लेटर भी सेंड नहीं कर सका, अमाउंट्स नहीं बताएं, इफेक्ट क्या है? ओपिनियन कौन सा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है जी। उसने कहा ड्राफ्ट कीजिए। कितने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएंगे? एक स्टूडेंट कहने लगा सर 2 क्वालिफाइड ओपिनियन आएंगे। नहीं, एक ही है ओपिनियन, एक रिपोर्ट एक ओपिनियन, कंफर्म है 100%, एक रिपोर्ट एक ओपिनियन। जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, ओपिनियन दो एक रिपोर्ट में आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। तो एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कितने? वो भी एक ही आएगा। उसके अंदर दोनों स्कोप लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे, पहले एक वाली को फिर दूसरे वाले को। लेकिन ये कोई स्टूडेंट इसको इंटरप्रेट कर सकता है। अगर इसको इंटरप्रेट, तो समझ लीजिए मेरा और उसका जहनी हम आहंगी एक लेवल पे। नहीं एक लेवल में नहीं, यानी कि ऐसा कि एक सिंक्रोनाइजेशन हो गई, जैसे होता है ना इशारों की जुबान समझना। ये मैं इशारा दे रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कौन कौन स्टूडेंट इस इशारे को समझता है। ये है स्कोप लिमिटेशन। क्या है? उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी, एक सिचुएशन एक ही प्रॉब्लम हो तो कैसे करनी, वो बता दिया। अगर दो स्कोप लिमिटेशंस हो, इफेक्ट परवेसिव हो, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो बता रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा, आपने ड्राफ्टिंग करते हुए 4 चीजें देखनी। सेंटेंस चाहे 4 बनाए चाहे 2 बनाए, उससे गर्ज नहीं है, इंफॉर्मेशन 4 होनी चाहिए। कौन कौन से? प्रोसीजर नॉट परफॉर्म बताना है। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल सकता, और ये स्कोप लिमिट। ठीक है। इन 2 के साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 2, इन 2 के साथ लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 1। कौन स्टूडेंट बताएगा? आप मेरे भाई बताए, बता मेरा। अच्छा, वो तो एक में लिख देंगे सर। हाँ शाबाश शाबाश। अच्छा, भाई को देख के ना मुझे याद आ गया इंटरमीडिएट के पेपर। हमारी क्लास थे ना, क्लास में 3 हम स्टूडेंट थे, हमारी जो आईकॉम की क्लास होती थी, और तीनों ही क्लास के टॉप 3 थे। उसमें जो पहले नंबर वाला स्टूडेंट था ना, हम दूसरे और तीसरों को उससे थोड़ी सी जेलसी फील होते थे, तो हम दूसरे और तीसरे नंबर वाले अलहदा दोस्त थे, वो अलहदा ग्रुप का बंदा था। तो पेपर देने के लिए हम गए, तो वहाँ पे दोस्त मुझे तीसरे नंबर पहले वाला वो अलहदा, वो इसका कहानी में कोई रोल नहीं है। जो दूसरे नंबर, मैं तीसरे नंबर वाला था, वो दूसरे नंबर वाला है। कहने का तैयारी कैसी? मैंने कहा बहुत अच्छी। कहता कैसे तैयारी की? वो मैंने वो टोपी पहनी हुई थी, मैंने टोपी उतार दी, वो टिंड कराई हुई थी। मैंने कहा ऐसे तैयारी की? भाई ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। वो जब बाल संवारने लग जाए ना, फिर काम नहीं होते।
ठीक है, हाँ वो मैंने सुना है, वो पहलवानों में भी ये मुहावरा है कि जिसने बालों में कंघी फेर ली वो पहलवान नहीं बन सकता। तो मैंने कहा, फिर मैंने पूछा तुमने कैसी तैयारी की, सच्चा आ गया, उसने अपनी टोपी उतार दी। तो ये कोई नहीं, अच्छी तैयारी, अच्छी तैयारी। क्या कह रहा है? चल तो ये कोई मसला नहीं है, ये भाई आपने बहुत अच्छा फैसला किया, ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसे। तो ये क्लियर हो गया, यानी जब एक स्कोप लिमिटेशन होगी तो ये भी एक दफा, ये भी एक दफा, लेकिन जब दो स्कोप लिमिटेशन होगी ना तो आपने पहले वाली रीजन इन्वेंट्री को डिफाइन करना है, फिर स्कोप लिमिटेशन को, लेकिन ये एक ही दफा आएगा, ये लाइन दो दफा आएगी। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं, पहली लाइन में लिखेंगे इन्वेंट्री को नहीं किया, क्यों नहीं किया, दूसरी दफा लिखेंगे डेटर्स को नहीं किया, क्यों नहीं किया, लेकिन ये लाइन दो दफा नहीं लिखनी, ये एक दफा ही आएगी। इसको थोड़ा जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ताकि मजीद जहन में बैठ जाए। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिस्क्लेमर फैक्ट क्या है, ऑडिटर इज अनएबल टू फिजिकली काउंट इन्वेंट्री एंड टू कंफर्म रिसीवेबल। दो स्कोप लिमिटेशन आ गए, इफेक्ट परवेसिव हो गया। अब बताइए बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करना है, इन्वेंट्री को के दोनों को करना है। बेसिस देखते हैं हम दोनों को करता है। कह रहा है वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर बिकॉज वी डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल स्टॉक 31 दिसंबर सिंस दैट डेट वाज प्रायर टू आवर अपॉइंटमेंट एज यानी इसका मतलब वो हमारी अपॉइंटमेंट ईयर एंड के बाद हुई है। आपको पता है वो रिपोर्ट में भी ये केस दर्ज किया, ये उसने किसका एक्सप्लेन किया, पहली वाली का उसने सिर्फ ये जो डिस्क्राइब प्रोसीजर ये वाला हिस्सा बताया है, फर्स्ट ये वाला हिस्सा नहीं बताया अभी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, वी वर आल्सो अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अबाउट कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटिंग ₹XXL मिलियन। यानी कह रहे हैं हमने रिसीवेबल को भी कंफर्म नहीं कर सके, क्यों, because we were prohibited to obtain confirmation of certain accounts receivable due to introduction of new computerized counting receivable system during the year which resulted in numerous errors in accounts receivable। सेंटेंस उसने थोड़ा डिटेल में बताया, आपके लिए जरूरी नहीं है, शॉर्ट सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी देनी है। क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में कि हमने क्या प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया, कंफर्म ने क्यों नहीं किया, ये भी बता रहा है। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया था जिसमें मसले थे। एंड पे अब फिर इकट्ठा बता रहा है क्या, वी वर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस बाय अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू consequently we are unable to verify whether these amounts are fairly stated। क्लियर, यानी इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि अगर एक मिस स्टेटमेंट या एक स्कोप लिमिटेशन हो उसकी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं हम, अगर एक से ज्यादा मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो, दो मिस स्टेटमेंट हो, दो स्कोप लिमिटेशन हो, उसकी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ क्या है अब कि आपने जो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा ना उसमें दोनों को डिस्कस करना है। ये कंसेप्ट गलत है कि अगर दो मिस स्टेटमेंट होगी तो रिपोर्ट में दो ओपिनियन आ जाएंगे या दो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये कंसेप्ट गलत। सही कंसेप्ट क्या है, ओपिनियन पैराग्राफ एक ही होगा, उसके अंदर बेसिस में दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। समझ आ रही है बात, सुभान अल्लाह। अब ये तो कंसेप्ट, ये तो बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है, ये बात बहुत आगे तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। CFAP स्टार्ट कर, 5 मिनट के लिए अगर इजाजत है CFAP स्टार्ट कर दें। पूछा, उन्होंने कहा सर सारे ऑडिट में आपने हमें हर केस स्टडी में ये कहा कि एक, अब आके मल्टीपल, ये सिर्फ ड्राफ्टिंग में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर सकता है, वरना से उनका अगर ऐसा हो, सवाल गौर से सुनेगा। पहले सिंपल, मैं प्रीवियस के साथ लिंक कर रहा हूं ताकि प्रीवियस कंसेप्ट भी बन जाए हमारा। सिर्फ मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है। अच्छा,
दो मिस स्टेटमेंट्स हैं, एडवर्स अमाउंट्स गिवन नहीं है अब कहीं पे भी, दो मिस स्टेटमेंट है एडवर्स, दो स्कोप लिमिटेशन है डिस्क्लेमर, एक मिस स्टेटमेंट है मटेरियल और प्लस उसी पार्ट के अंदर एक स्कोप लिमिटेशन है मटेरियल। ओपिनियन कौन सा आएगा? बेसिक रूल नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए कि ओपिनियन एक ही आना है। मर जाए एक ओपिनियन थे, दो ओपिनियन पे नहीं जाना हमने। ऑडिटर मर जाएगा ओपिनियन एक ही देगा। ओपिनियन एक रिपोर्ट के अंदर एक दो ओपिनियन नहीं देगा। तो एक मटेरियल है मिस स्टेटमेंट, एक है मटेरियल स्कोप लिमिटेशन। ओपिनियन कौन सा आएगा? क्वालिफाइड आएगा, उधर भी क्वालिफाइड आना है, इधर भी मिस स्टेटमेंट तो क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा। सेम ही होते हैं। एग्रीगेट एक चीज में रखिएगा, घोड़े और गधे को एड अप नहीं करना। मिस स्टेटमेंट के साथ एड अप होगी, स्कोप लिमिटेशन एड अप होगी। तो जो कह रहे हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल स्कोप लिमिटेशन दोनों मिलकर परवेसिव इफेक्ट हो जाएगा, वो असल में घोड़े और गधे को ऐड कर रहा है। नहीं करना। आगे चलते हैं। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, भाई 2 मिनट रह गए C5 के लिए। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल स्कोप लिमिटेशन इज इक्वल टू कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करना है? दोनों को बता देंगे ये चीज। पहले किसको? जिसको मर्जी, बाद में किसको? जिसको मर्जी, कोई मसला नहीं। अब चलें, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ट्विस्ट आना। एक मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट है परवेसिव। एक स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट है मटेरियल। एक ओपिनियन के दो, हाँ, जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा। कौन सा? एडवर्स ओपिनियन। तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में क्या करना है? दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है, दोनों क्लियर होगी ये बात? दोनों मिस स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर दें और फिर उसके बाद स्कोप लिमिटेशन, दोनों को बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, लेकिन अभी समझ नहीं आई बात की। फिर से एक ही पार्ट के अंदर एक ही आर्डर में एक स्कोप लिमिटेशन है परवेसिव और एक मिस स्टेटमेंट है मटेरियल। अब बताएं, कोई बात नहीं, वो मुझे मूवी का सीन याद आ गया, मुनासिब नहीं है वैसे। अमरीश पुरी का डायलॉग था, बड़ी मशहूर फिल्म थी। वो कहता था कि जब वो किसी को देखता है ना तो उसके अंदर कोई चीज़ जाग जाती है। वो जानवर का नाम था। ठीक है, नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लाइट जाने से उसका वैसे याद आया मुझे, कोई ताल्लुक नहीं। चले वापस, नहीं, कहाँ पे छोड़ी थी हमने बात? अब दोबारा से क्विकली, अगर इफेक्ट ब्रेक आ गया ना, अब भूल गया मैं। फिर मिस सिंगल, पहले सिंपल सिचुएशन, कैफ लेवल मटेरियल मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव। अच्छा, दो मिस स्टेटमेंट्स, दो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, दो मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, डिस्क्लेमर। एक परवेसिव मिस स्टेटमेंट और एक मटेरियल स्कोप लिमिटेशन। एडवर्स और बेसिस फॉर एडवर्स में दोनों।
अच्छा, एक स्कोप लिमिटेशन परवेसिव प्लस मिस स्टेटमेंट मटेरियल, डिस्क्लेमर और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दोनों। क्लियर हो गई है बात? नहीं बस नहीं, आगे चलते हैं। अगर एक और भी है सिचुएशन, उसने कहा सर मैथ लॉजिकल आर्गुमेंट, उन्होंने कहा सर दोनों मटेरियल बता दिए, एक मटेरियल एक परवेसिव बता दिया, एक मटेरियल दोनों परवेसिव, इस पे भी एक मूवी का सीन याद आ गया। पुलिस वाले छापा मारने जाते हैं, जो लीडर है वो अपनी टीम को, लीडर आगे टीम पीछे, अब टीम को ऑर्डर दे रहा है घेरना कैसे है मुजरिमों को। क्या क्या कह रहा है, आधे बंदे लेफ्ट को जाएं, आधे राइट को जाएं, बाकी मेरे पीछे आए। पीछे किसने आना है? किसी ने नहीं आना। ऐसे तो मुझे बताइए, परवेसिव की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सब्सटेंशियल पार्ट होता है, मोर देन 50% होता है। तो अगर मोर देन 50% कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो क्या उसी मोर देन 50% स्कोप लिमिटेशन हो सकती है? तो दो मटेरियल के केस हो सकते हैं, एक मटेरियल एक परवेसिव हो सकता है, दो परवेसिव नहीं हो। आधे उधर चले गए, आधे उधर ने, फिर पीछे क्यों नहीं दिया? 100% तो पूरा हो गया ना। चलिए भाई, ये बात समझ आ गई आपको? चलिए, अब ये था हमारा, इम्पैक्ट ऑन बोर्ड के लिए दोनों सिचुएशन को इंडिपेंडेंट देखते हैं। इसमें हेड वाली हेड मैनेजमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, वो बेसिस में जिस तरीके से आप लिखते थे उसी तरीके से लिखेंगे। जैसे मिस स्टेटमेंट जी, ये दो पैरा लिखेंगे हेड वाले पे। नहीं, अगर मिस स्टेटमेंट है ना, मिस स्टेटमेंट, दो मिस स्टेटमेंट है तो आप उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वो जो हेड वाली बात है एक दफा ही लिखेंगे। ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, ये आपसे नहीं पूछेगा। ये जो एक ज्यादा से ज्यादा आपसे वो एक ही सिचुएशन में दो मिस स्टेटमेंट या दो स्कोप लिमिट पूछेगा। एक ही सिचुएशन के अंदर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन वो नहीं था। ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पूछेगा। ये तो एहतियातन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं, सारी डिस्कशन से कुछ भी पिक नहीं हुआ ना कि डिफरेंट सिचुएशन मिक्स हो रही है, क्या करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखें, अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। इसी तरह स्कोप लिमिटेशन की ड्राफ्टिंग मटेरियल है तो कैसे करनी है, और परवेसिव है तो कैसे करनी है। क्लियर जी? चलिए 1 मिनट हर मैं चेक कर लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं। हाँ, क्वेश्चन रह गए हैं। पहले ब्रेक है, पहले क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पहले ब्रेक? कितनों का ख्याल पहले क्वेश्चन? क्वेश्चन वाले ज्यादा हैं। आ जाए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पढ़े जरा। What disclosure is required by the auditor in his report when there is limitation on scope of his work that requires expressing of a qualified opinion or disclaimer of opinion? ये है जी, ये पूछ रहा है कि जब स्कोप लिमिटेशन है ना, हाँ, तो क्या रिपोर्ट में क्या चीजें आएंगी? ये नहीं, वो ड्राफ्टिंग नहीं पूछ रहा, ओपिनियन। हाँ बिल्कुल, वो भी लिख सकते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ में हम बताएंगे एक्सेप्ट फॉर का वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन 20 बेसिकली रिक्वायरमेंट दे। अब ये देखें यहां पे नोट कीजिए, ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन पैराग्राफ्स दैट मे हैव टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले तो ड्राफ्ट को अंडरलाइन करें। इससे पता चल गया अब आपने सिर्फ ये कंक्लूजन नहीं करना कि क्वालिफाइड के एडवर्स, बल्कि उसको लिखना भी है। ड्राफ्ट का मतलब ये है, ड्राफ्ट का मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट और कंसेप्ट है, ड्राफ्ट और कंसेप्ट। अब आपने लिखना है, अच्छा किस पैराग्राफ को लिखना है? मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। मॉडिफिकेशन पैराग्राफ तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। क्या हमें क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ भी लिखना चाहिए कि सिर्फ बेसिस ओपिनियन लिखना चाहिए? दोनों लिख देने चाहिए, दोनों लिख देने चाहिए।
बेहतर इंटरलिंक्ड है। लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग दे के वो डॉट डॉट्स लिख लें स्टैंडर्डाइज वाले, और फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन को पूरा एज इट इज छाप दें, अगर टाइम कम है। लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो दोनों पैराग्राफ लिखने अच्छा है। लेकिन टाइम कम है अगर, तो भी ओपिनियन पैराग्राफ को लिखे तो उसे पता चले कि भाई आता है हमें। शुरू के 3-4 अल्फाज लिख के डॉट्स डॉट्स लिख दें, डॉट डॉट होते हैं कंटिन्यू। नहीं, मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में वो यही कह रहा है कि जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो ओपिनियन में भी हो सकता है। अगर एमसीक्यू मैटर की सिचुएशन आ जाती है वो भी लिखेंगे। पार्ट ए 1 और 2 दोनों अलग-अलग करने हैं। पहली चीज ये तो आपको पता है, हमारा पहले दिन से रूल है ना। कह रहा है कंपनी इज नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अच्छा सॉरी आगे कह रहा है यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। इसका क्या मतलब है? अमाउंट्स नहीं दी ना अगर तो उसको एक्स 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 लिख लो, अमाउंट्स नहीं दी हुई अगर तो उसको एक्स 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 लिख लो। द कंपनी इज नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन बिल्डिंग विच वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन फ्री होल्ड लैंड बिलोंगिंग टू कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹128 million. Management is of the view that land and building are part of the same class of assets and no depreciation is required to be charged. अच्छा हाँ, मुझे याद है ये एक क्लाइंट पे मैंने भी गलती की थी। ये वाली क्लाइंट ने लैंड एंड बिल्डिंग, आपने अक्सर काउंटिंग में देखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए थे। तो मैंने क्या गलती की, 10% पे चार्ज पॉलिसी थी, फिक्स एसेट 10% पे डेप्रिसिएट 10%। पार्टनर ने आते ही पहला सवाल, तजर्बा होता है ना, पहला सवाल ये पूछा लैंड एंड बिल्डिंग क्लाइंट ने इकट्ठा प्रेजेंट किया, क्या आपने इसके 2 हिस्से अलग-अलग किए? मैंने नहीं किए थे। अब देखा जाए तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, लैंड अगर क्लाइंट ने दोनों को मर्ज किया है तो वो गलत किया है। तो यहाँ पे हमें क्या, इस तरह की सिचुएशन में एज राइटर हम क्या करेंगे, लैंड को लैदा, बिल्डिंग को लैदा, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, लैंड को नहीं छेड़ना। दोनों को आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, या दोनों को नॉट डेप्रिशिएट करते हैं वो भी गलत है, दोनों को डेप्रिशिएट करते हैं वो भी गलत है। Management that land and building part of the same class has no depreciation required to be charged because the value of such assets is expected to increase considerably in future. वो कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल थोड़ा ही है, या तो रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करें ना, बल्कि वो रीवैल्यूएशन मॉडल में भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है शायद, है ना। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट का केस है। प्रॉफिट वगैरह दिया है, नहीं दिया तो क्या करें, इफेक्ट इसका मटेरियल ले के परवेसिव ले, नीचे बताया हुआ किधर, अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर मटेरियल, हाँ मटेरियल को अंडरलाइन कर लें, क्लियरली बता दिया। तो इसका मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस ड्राफ्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप तो असाइनमेंट नहीं करके आए, असाइनमेंट नहीं करके आए, कैसे करेंगे? कल करके आए, कल ना करके आइएगा, कल कर लीजिएगा, आइएगा ना, कल कोई क्लास नहीं होती। चले फिर भाई अब ये इसको एक्सप्लेन कर लेंगे बेसिस। फिर एक कस्टमर ऑफ द कंपनी हैज फाइल्ड ए सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ ₹4.6 million ऑन अकाउंट ऑफ कंपनीज फेलियर टू मीट ए डेडलाइन फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। लीगल केस आ गया लिटिगेशन का। नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज द कंपनीज लॉयर्स आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आउटकम ऑफ लॉ सूट। अगर लॉयर श्योर नहीं है आउटकम कि प्रोबेबल मेजरेबल क्या है तो क्या करना होता है, प्रोविजन तो नहीं रिगार्ड करनी। चलें शुगर है ये कंसेप्ट, शुरू में आप काफ़ी कंफ्यूज होते थे कि कब प्रोविजन रिगार्ड कर, अभी भी होते हैं। अच्छा R2 में, अच्छा R2 में पढ़ लिया, चले अच्छी बात है, पढ़ लिया। वो कह रहा है कि अज्यूम दैट मैटर हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हैज बीन डिस्क्लोज्ड, तो सही है, तो क्या होना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर आ जाएगा। ओपिनियन अनमोडिफाइड है लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर, हाँ जी लिटिगेशन की एक्सेप्शन लिटिगेशन, तो इसको हमने एम्फेसिस ऑफ मैटर में 3 बातें कौन कौन सी थी एम्फेसिस ऑफ मैटर की, 3 बातें कौन कौन सी थी, 3 बात, मैटर, रेफरेंस, मैटर बीइंग और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। यस शाबाश शाबाश। अब 20, अच्छा पहले मुझे बताइए क्वेश्चन 20 और 21 में क्या फर्क है। 21 में कह रहा है मुझे लिख के 2 पैराग्राफ, 21 में कह रहा है लिख के मैं देता हूं।
तो मुझे बताइए, खुद काम करना आसान होता है कि किसी के काम में गलतियां निकालना? गलतियां निकालना आसान होता है। तो बड़ी आसानी के साथ में से गलतियां निकाल, या अगर कंसेप्ट है तो, अगर कंसेप्ट है तो करें जी स्टार्ट। सबसे पहले रिक्वायर्ड क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय असलम। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? क्रिटिकली का क्रिटिसिज्म करो, तनकीद करो, गलतियां निकालो। क्रिटिकली का मतलब क्या है? गलतियां निकालो, तनकीद करो। तनकीद में तारीफ थोड़ी करते हैं, गलतियां निकालते हैं। रिक्वायर क्लियर जी। 6 मार्क्स है, इसका मतलब है कोई 6 को गलतियां तो निकालनी होगी। शायद किसी एक आधी गलती के 2 नंबर दे दे। आई क्या याद है आपको? पता है 5 गलतियां होंगी, तो शायद एक आधा मिस्टेक ऐसी हो जो उसके लिए ज़्यादा अहम है, उसके 2 मार्क्स। वरना हमने कोशिश करनी है कि एक एरर 1 मार्क के साथ चले, 6 गलतियां निकालने की कोशिश करें। क्लियर? कोशिश करेंगे पूरी। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ ज़ियाद याकूब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू हैव आस्क्ड असलम, one of team members assigned on the audit of Black Sugar Limited, to draft the audit report for the year ended 31 मई 2018. The extracts from the draft report are as follows. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन क्या हमने पहले कहीं किए हुए हैं? वो लेकिन हाँ, वो पैरा, हाँ बिल्कुल, वो एमसीज और मैटर वगैरह में हम करते थे। सबसे पहले हेडिंग एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, अगर इसमें सिर्फ हेडिंग ओपिनियन होती तो ठीक होती क्या? फिर भी गलत, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन है तो हेडिंग भी बिल्कुल ठीक है। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स ऑफ मैटर, इंट्रो मिसिंग है, शाबाश, लिखे पहली गलती, बेहतरीन। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। और आपने एक नहीं 2 गलतियां पकड़ ली हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन मिसिंग है, तो इसका मतलब बेसिस में भी मिसिंग होगी। और देखें है मिसिंग है, लग रहा है ना है मिसिंग, तो एक नहीं 2 गलतियां, शाबाश। अब इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर, ये लाइन आनी चाहिए। हाँ जी, ये उसने एडवर्स ओपिनियन में क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग यूज की है, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इतना लिख दें कि वो रीड्राफ्ट करके भी लिखें कि एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग ये होगी? सिर्फ गलती निकालनी है कि उसको सही करके भी देना है? सिर्फ गलती निकालनी है, तनकीद करनी है, सिर्फ खुद सही नहीं करना, हमसे ना हो पाएगा। खुद सही करने की कोशिश नहीं कर, सिर्फ तनकीद करना है। फिर इसके बाद भाई 3 गलतियां हो गई। एक तो इंट्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज पैराग्राफ ने दिया, और दूसरा एडवर्स में क्वालिफाइड के। अच्छा, अब देखिए, गलती निकालते हुए आपने कंसेप्ट की गलती निकालनी है, जो रूटीन के अल्फाज होते हैं ना, वह, हाँ, ग्रामर की गलती नहीं निकालनी। इन ऑल मटीरियल, अच्छा, इफेक्ट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मई एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंडेड। भाई ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद IFRS, वो नहीं लिखा हुआ, नहीं परेशान क्यों? इन अकॉर्डेंस विद IFRS नहीं आना चाहिए था। जब कभी ओपिनियन देते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसके मुताबिक चेक किया है वो लिखते हैं ना। 4 गलतियां हो गई, 2 स्टैंडर्ड पैराग्राफ, एक एडवर्स की जगह क्वालिफाइड की वर्डिंग यूज कर ली, और तीसरा इन अकॉर्डेंस विद IFRS ने लिखा। फिर इसके बाद बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में कंपनी स्टोर्स एंड स्पेयर कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल स्पेयर ऑफ मशीनरी फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ शुगर ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन। ठीक है, वो बता रहा है कि स्टोर एंड स्पेयर में ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, चूंकि बेसिस फॉर एडवर्स स्टैंडर्ड वर्डिंग नहीं होती ना, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो स्टैंडर्ड रोकता नहीं है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने ये नहीं ज़हन में रखना कि आपको भी हर एक में अगर ड्राफ्ट करना पड़े तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं। These are carried at lower of cost and NRV as per IS2। ठीक है, क्यों? IS2 क्या है? इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है। कहाँ पढ़ा आपने? R2 में। ओके, यानी अच्छा, यानी जो रिपोर्ट लिख रहा है उसने R2 पढ़ी है, उसने IS2 वर्ड लिखा, तो उसे पता चल गया ये इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है। रिपोर्ट लिखी किसके लिए?
यूजर ने R2 पढ़ी है, उसको पता है IS2 कौन सा है, तो उसके लिए IS2 के साथ आगे उसका नाम भी लिख देना चाहिए कि नहीं? तो लिखिए IS2 के साथ इन्वेंट्रीज नाम लिखना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। IS लेमैन के लिए अगर इन्वेंट्री है सर, यार स्टोर स्पेयर एंड इन्वेंट्री होती है, कैपिटल स्टोर एंड स्पेयर मशीनरी के पार्ट्स हैं। नहीं, एक मिनट है, हम डिस्कशन इस बात में कर रहे हैं क्या IS2 के साथ टाइटल होना चाहिए। अबे देखें उसने मिस स्टेटमेंट क्या की है वो आगे बता रहा है, वो आगे चलेंगे, हम उसको पूरा डिस्कस करने के पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो उसने स्टैंडर्ड का नंबर लिखा है, क्या यूजर सिर्फ नंबर से पहचान लेगा कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या उसे उसका टाइटल भी लिखना पड़ेगा? टाइटल भी लिखना पड़ेगा। तो IS2 के साथ क्या लिखना है आपने? इन्वेंट्रीज। कितनी गलतियां हो गई? 5 गलतियां हो गई। आगे चलते हैं। इसके बाद वो क्या कह रहा है? The company's CFO has refused to reclassify it as capital store and spare as per IS16 as it would adversely affect the current ratio। वो कह रहे हैं, मैं आप भी यही कह रहे थे कि इसको उधर जाना चाहिए, लेकिन CFO कह रहा है नहीं, अगर हम इसको फिक्स एसेट्स में लेके जाते हैं ना, हमारी करंट रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। करंट रेशो डिस्टर्ब जी, शाबाश। मैनेजमेंट का ओपिनियन क्यों लिखा है रिपोर्ट में? ये जो लाइन है ना, इसमें 2 गलतियां हैं। कंपनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज रिफ्यूज टू रीक्लासिफाई इट एज कैपिटल स्टोर। आपने अभी डिस्कस किया कि इसे कैपिटल एसेट के तौर पे आना चाहिए, लेकिन वो कह रहे नहीं करूंगा मैं। CFO कह रहे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर इसे IS16 के मुताबिक हम क्लासीफाई करते हैं ना फिक्स एसेट में, तो मेरी करंट रेशो कह रहा है डिस्टर्ब हो जाएगी। एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक ने लोन देते हुए कहा था कम से कम इतनी रखनी है, मेरी तो वो रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बताइए 2 गलतियां कैसे? एक मैनेजमेंट का ओपिनियन रिपोर्ट में आ गया। क्या मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए? याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का ओपिनियन आना चाहिए। डायरेक्टर रिपोर्ट में उन्हें कहेंगे भाईजान तुम लोगों की डायरेक्टर रिपोर्ट है, उधर जाके जो करना करो, इधर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की बात नहीं सुन। क्यों? मैनेजमेंट किधर बात करे फिर? उनकी अपनी रिपोर्ट में हमारी बातें लिखते हैं? नहीं लिखते। दोनों पार्टी, भाई 2 पार्टी के दरम्यान में केस चल रहा हो, तो पहली पार्टी ने अपने केस के अंदर अपनी बातें करनी है कि दूसरी पार्टी की बातें करनी है? अपनी बातें करेगी। दूसरी पार्टी ने जो अपनी फेवर की बातें करनी है अपने अपने क्लेम में करे। और दूसरी गलती क्या है? एक तो ये मैनेजमेंट का ओपिनियन आ गया रिपोर्ट में, जो नहीं। दूसरी IS16 के साथ उसने उसको डिस्क्राइब नहीं किया टाइटल। इसको आप एक ही बार बार ना लिखें कि IS2 एंड IS16 का टाइटल आना चाहिए। कितनी गलतियां हो गई? 7। फिर से सबसे पहले उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोनों ही नहीं दिए, एडवर्स में भी 2 गलतियां ये होगी। फिर उसने एडवर्स का ओपिनियन में उसने क्वालिफाइड की वर्डिंग यूज कर ली थी। फिर एज पर IFRS नहीं लिखा, 5 हो गई। फिर IS2 और 16 के आगे नेम लिखा, 6। और फिर ओपिनियन मैनेजमेंट का रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, 7 हो गई। मैनेजमेंट का ओपिनियन लेकिन वो अलहदा गलती है ना, मैनेजमेंट का ओपिनियन शामिल करना अलहदा गलती है। फर्ज कीजिए IS16 के साथ टाइटल लिख भी लेते हैं, फिर भी तो गलती होगी कि मैनेजमेंट का ओपिनियन नहीं आना चाहिए। We verified the company's records and ascertained conclusively the value of capital spares at ₹100 में। एक आधे लफ्ज की गलती में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रोवाइडेड कि वो हमारा क्रिटिकल वर्ड ना हो ऑडिट का। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंक्लूसिव। हमारा एविडेंस परसुएसिव होता है। कंक्लूसिव तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसे यहां पे कंक्लूसिव का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कंक्लूसिव का वर्ड यूज क्यों नहीं करना चाहिए? कंक्लूसिव थोड़ी एविडेंस रहती है। मैनेजमेंट स्टेटेड दैट एज कैपिटल non-current asset would have increased by ₹100 million
and consequently current assets would have reduced by the same amount. ठीक है जी, सिर्फ एसेट्स का बताया, प्रॉफिट पे इक्विटी पे इफेक्ट नहीं बताया, और होता ही नहीं है। ओके, डेप्रिसिएशन में तो होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में याद है मुझे रूल था, जब कभी कैपिटल एसेट्स की गलती होगी ना, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट लाजमी आएगी। सर ये डेप्रिसिएशन तो नहीं होती है जब एसेट में यूज होते हैं तो जी। अच्छा, उसने अगर इन्वेंट्री को फिक्स एसेट में क्लासिफाई, फिक्स एसेट्स को उसने इन्वेंट्री में क्लासिफाई कर दिया, क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी? कैपिटलाइज होते हैं, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आना चाहिए। जब कभी देखें, मैं इतना काउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने सिंपल रूल याद रखा हुआ है कि जब कभी फिक्स कैपिटलाइजेशन की गलती होगी, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी लाजमी आता है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कोई एक्सेप्शन है या नहीं है, मेरा रूल ये है। आपको लगे कि ये गलती है माने तो, वरना आपको पता है ऑलरेडी 6 तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फिर आ जाए इसके बाद, मेरे ख्याल में ये गलती है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी आना चाहिए था। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, वी ड्रा अटेंशन टू नोट नंबर इतना टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही कह रहा है, विच डिस्क्राइब्स द अर्ली अडॉप्शन ऑफ IFRS 2। फिर वही ठीक कैसे, नाम नहीं लिखा, लेकिन वो उसके साथ ही अलग-अलग हाईलाइट नहीं करेंगे। However, due to time limitation, certain disclosures required by IFRS 2 could not be provided in the financial statement. Our opinion is not modified in this respect. अब देखिए, रेफरेंस भी दिया है, इशू भी बताया है, और our opinion is not modified, ये बात ये लिखी, गलत कैसे है? डिस्क्लोजर नहीं दिए तो लिख तो दिया, हाँ ये तो मिस स्टेटमेंट होती है। डिस्क्लोजर नहीं दिए, इस पे तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, भाई अर्ली अडॉप्शन पे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आता है कि नहीं आता? अर्ली अडॉप्शन पे आता है, लेकिन अगर अर्ली अडॉप्शन सही की हो तब आता है। यहां पे अर्ली अडॉप्शन सही नहीं की, कैसे पता चला सही नहीं की? खुद ही बताया, टाइम डिस्क्लोजर नहीं दिए। इसमें सबसे अहम क्या थी? सर्टेन डिस्क्लोजर्स नॉट प्रोवाइडेड। मिस स्टेटमेंट हो गई है, मिस स्टेटमेंट होगी, तो इसमें एमसीक्यू मैटर की बजाय क्या आना चाहिए? ये मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए। शाबाश, ये भी अच्छा है। तो 8-9 मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर ली, जिसने 6 भी कर ली उसका भी क्वेश्चन पावर। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हो, गलतियां ढूंढ लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चलिए, अब लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट का लेक्चर और है, और मनोरंजन का इंतजाम हुआ है भाई? मनोरंजन का इंतजाम नहीं हुआ अभी, वो भाई कर रहे होंगे। चले, तब तक चाय शाय पी लें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर। रात से सब्र करके बैठना, ऐसे लाएगा क्या, ऐसे ना करे। अच्छा, एक्टर बहुत बड़ा है, बकाया शाहरुख खान जैसी एक्टिंग की है उसने, हैं? फिल्मों में चाहे से कोई शक्ति कपूर का किरदार ना दे, एक्टिंग टैलेंट पूरा है इसका। 15 मिनट के बाद भाई तू मेरे खाते से चाय पी ले। चलिए, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर इसके थोड़ी 10 मिनट की ब्रेक है, चाय शाय पी लें। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा ये स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट का लेक्चर हमारा रिमेनिंग होगा इंशाल्लाह, इसके बाद ख़त्म। जी जी, चलिए लेक्चर के अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। सेशन के, लेक्चर के भी और सेशन के भी 2 कंसेप्ट्स हैं। एक हमारा चैप्टर 7 में है कंसेप्ट, और एक है चैप्टर 24 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कवर कर लेना बेहतर है। आपको पता है आई कैप की आदत का, कहीं से भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, एंड में मैं भूल ना जाऊँ, आपको कल शाम में मैं रिवीजन प्लान शेयर करूंगा। आपने कोशिश करनी है कल शाम यानी इतवार की शाम तक एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। अगर कोई पेंडिंग चीज़ है वो फौरी तौर पे, जाहिर है पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं हो सकेगा एक दिन में, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि रीड करने वाली है उसको रीड कर लीजिए। कल मैं आपके साथ रिवीजन प्लान शेयर करूंगा, आप उस रिवीजन प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें अपनी कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। वो एक स्टैंडर्डाइज किस्म का रिवीजन प्लान होगा। जाहिर है हर स्टूडेंट का अपना एक तरीकाकार होता है रिवीजन करने का, अपनी स्पीड होती है,
तो आप अपनी स्पीड अपने मेथड के मुताबिक उसमें कोई भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेस्टेड रिवीजन प्लान शेयर कर दूंगा, वो इस बेस पे कि आप डेली बेस के ऊपर आखिरी महीने में 4 घंटे आप ऑडिट को दे रहे होंगे। 4 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होगा और उसमें मैं ऐसे सबसे पहले आपको टॉपिक ऐसे हाईलाइट कर दूंगा जो मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है, लेकिन याद रखिए इसका मतलब सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करूंगा, रिवीजन आपने पूरे चैप्टर की करनी है। फिर इसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन या केस स्टडीज़ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में से सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरे ख्याल में मिनिमम क्वेश्चंस हों, लेकिन आपकी जो करंट पैटर्न है ICAP का उसके मुताबिक प्रैक्टिस करवा दें। यानी 4 घंटे के अंदर आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे आप रिवीजन प्लान में आगे चलते जाएंगे ना, उसमें कुछ चेंजेस आती जाएंगी। जैसे पहले रिवीजन करने के लिए टेक्निक होगी रिटन फॉर्म में, कुछ दिन गुजरने के बाद फिर आपने रिटन फॉर्म में रिवीजन नहीं करनी, सारी बातें मैंने उसमें लिखी होंगी। तो बहरहाल वो एक सजेस्टेड रिवीजन प्लान होगा, आपने उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहे एज इट इज़ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई चेंज करना चाहे उसकी भी इजाज़त है, कर सकते हैं। अच्छा, जो फिजिकल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो आपको पता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए वो राब्ते में रहते ही हैं एंड तक, और जूम मीटिंग वगैरह के ज़रिए से भी। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होगा जो आप पूछना चाहते हो इन रिवीजन प्लान के दिनों में, तो मैं वक्तन फ़वक्तन कॉलेज में आता रहूँगा, और जब मैं कॉलेज में आऊँगा मैं ग्रुप में मैसेज कर दिया करूँगा 1 दिन पहले, ठीक है। या बाज़ औक़ात में भी 2-4 घंटे पहले भी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मतलब भूल जाता है पहले। तो आप में से जो स्टूडेंट आना चाहें आ सकते हैं और आके कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और कोशिश करूँगा मैं कि कोई एक आधी जूम मीटिंग भी हमारी हो जाए फिज़िकल के स्टूडेंट्स की आखिरी महीने में, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें वो पूछ लें। लेकिन बहरहाल जूम मीटिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन कॉलेज में जब कभी मैं आऊँगा आपको मैसेज कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन जूम वो हर चले मैं बाद में शेयर कर लूँगा जब कंडक्ट करवानी हो जी। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप आपका कोई रिप्लाई के लिए नहीं बनेगा, नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप वो बेसिकली जो अभी बना हुआ ना आपका, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है वो रहेगा, ताकि उसमें कोई छोटी मोटी टेस्टिंग, कोई मेन कंसेप्ट है, कोई रिवीजन के लिए पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एजुकेशनल रिसोर्सेज व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, एक तो ये जब मैं कॉलेज आना होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया करूँगा, दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि जूम मीटिंग हो जाए, ठीक है। तो 12 ये था क्वेश्चन के लिए और रिवीजन प्लान। अब वापस आते हैं कंसेप्ट की तरफ। ये है हमारा चैप्टर कोड ऑफ एथिक्स, लास्ट कंसेप्ट है इसका, जिसमें हमें कोई 2-3 कंसेप्ट बता रहा है। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, यानी अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाए, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या कि जब एक प्रिंसिपल को कंप्लाई करते हैं तो दूसरे प्रिंसिपल को कंप्लाई करना मुश्किल हो जाए इंटरनल, तो क्या होगा। इसमें जनरल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। कंसेप्ट किसी हद तक आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहली बात कह रहा है सेक्शन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई। अच्छा, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर कोड ऑफ एथिक्स का लॉ या रेगुलेशन के साथ कंफ्लिक्ट हो, लॉ प्रिवेल करेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, इफ राइटर बिलीव्स इन ए स्पेसिफिक केस दैट कंप्लाइंग कोड विल नॉट विन पब्लिक इंटरेस्ट ही शुड कंसल्ट विद। दूसरे में कह रहा है अगर कोड ऑफ एथिक्स का राइटर की जजमेंट के साथ कंफ्लिक्ट हो, अगर लॉ के साथ कंफ्लिक्ट हो तो लॉ, लेकिन अगर ऑडिटर समझता है ऑडिटर की जजमेंट में, ऑडिटर के ख्याल में, ऑडिटर के बिलीफ में, अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लाई करता हूं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो उसे क्या करना चाहिए। अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि जजमेंट प्रिवेल करे, लॉ के साथ कोड ऑफ एथिक्स कंफ्लिक्ट होता है, लॉ प्रिवेल करे। ऑडिटर की जजमेंट के साथ कोड ऑफ एथिक्स का कंफ्लिक्ट, यानी जजमेंट से कंफ्लिक्ट आने का क्या मतलब है कि ऑडिटर समझता है कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करेंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को अंडरलाइन करें और बिलीव्स को अंडरलाइन करें। तो इस सूरत में उन्होंने ये नहीं कहा ऑडिटर को कि जजमेंट भी, वरना तो ऑडिटर हर बात जजमेंट पे ले जाता। इसमें उन्होंने क्या कहा कि ऑडिटर को चाहिए किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट। हमने कहा पहली वाली बात तुम्हारी हमें आसानी से समझ आ गई, लॉ और एथिक्स है, लॉ प्रिवेल करेगा, समझ।
दूसरी बात अभी सही तरह समझ नहीं आई कि अगर राइटर समझता है कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करने से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, ये कैसे हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करने से पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा हो? पहले तो यही समझना हमारे लिए मुश्किल है। फिर आपने कहा इस सिचुएशन में राइटर किसी रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट, उसने कहा इसकी एग्जाम्पल नीचे पड़ी है, एग्जाम्पल सुन लें। कहता है फर्ज कीजिए आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, आपका क्लाइंट। अब इसमें कोड ऑफ एथिक्स को अगर अप्लाई करें, कोड ऑफ एथिक्स तो ये कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, चुप रहो भाई। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इस सिचुएशन में मुझे बताइए क्या कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है? ये है इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल कि अगर इफ राइटर बिलीव्स इन स्पेसिफिक केस, यानी इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इन केस ऑफ इलीगल एक्टिविटी, अगर कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, यानी कोड ऑफ एथिक्स कहता है क्लाइंट के मैटर कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए उसको? किसकी बात माननी चाहिए? कह रहा है कंसल्ट करो किसी रेगुलेटरी बॉडी से। और ये नीचे बेसिकली उसी कंसेप्ट की इसकी उसने एग्जांपल दी है, डिटेल एग्जांपल दी। If chartered accountant faces a situation which complies with one fundamental principle, conflict with other या conflict against public, तो क्या करना चाहिए उसे? अकाउंटेंट में कंसल्ट ऑन एनोनिमस बेसिस विद अदर्स विद इन दी, वो अदर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकता है, आई कैब के साथ भी कंसल्ट कर सकता है, SCCB के साथ भी कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, यानी यूं समझिए ये जो नीचे पैरा ये ऊपर सेकंड वाले की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और अगर ये सारे काम करने से और अपनी जजमेंट भी अप्लाई कर ये रिजॉल्व नहीं होता, फिर क्या करें? सॉर्ट आउट कर ले। तो फिर से मुझे बताइए क्या कोड ऑफ एथिक्स का लॉ के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है? और कोड ऑफ एथिक्स का पब्लिक इंटरेस्ट के साथ भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। लॉ के साथ कंफ्लिक्ट हो कौन प्रिवेल करेगा? लॉ। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंफ्लिक्ट हो, कंसल्ट करना थर्ड पार्टी। इसकी एग्जांपल क्या है? अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है सामने आ गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्म के अंदर से भी मशवरा करे और रेगुलेटरी। एनोनिमस बेसिस का मतलब ये क्लाइंट का नाम शो ना करे, सिर्फ ये कह दे सर हमारा एक क्लाइंट है उसमें ये प्रॉब्लम है, क्लाइंट का नाम शो ना करे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कोई अगर एग्जाम्पल हो तो मेरी कोशिश होती है क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज ना करूं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, हालांकि वो 15 साल हो गए क्लाइंट, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आपको पता है इवन टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप में अप्लाई होता है। भाई ये बात समझ आ गई। फिर कह रहा है क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। क्या किसका किसके साथ? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर इसको एक लफ्ज में बताए ना तो यूं कहेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प्स इन अचीविंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वो कैसे? उसने 3 एग्जांपल दिए कि कैसे, किस चीज की एग्जांपल, कि कैसे स्केप्टिसिज्म प्रिंसिपल्स को मीट करने में हेल्प करता है। पहली एग्जांपल उसने कहा प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर। जैसे अगर हाई रिस्क है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? मोर प्रोसीजर। तो बताइए ये कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम करना नहीं हो गया? जब मोर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर अचीव नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी बात इंटेग्रिटी। अगर कभी यानी सच जो ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन है उसके साथ अटैच होना है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है उसके साथ अटैच नहीं। इंटेग्रिटी यही थी ना। कह रहे अगर कभी इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आए, स्केप्टिसिज्म क्या कहता है कि मोर प्रोसीजर परफॉर्म करो कंफर्म करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी गलत। जब आप कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी ये कंफर्म करने के बाद सही इंफॉर्मेशन का साथ देंगे तो फिर बताइए इंटेग्रिटी अचीव होगी कि नहीं? स्केप्टिसिज्म ने इंटेग्रिटी अचीव करने में भी हेल्प की। फिर ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो, क्या उसको रिजॉल्व करने के लिए मोर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए जाते? स्केप्टिसिज्म को सामने रख मोर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो तो उसमें मोर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, इससे इंडिपेंडेंस भी अचीव होगी कि नहीं? और इंडिपेंडेंस का मतलब ऑब्जेक्टिविटी,
तो एग्री करते हैं स्केप्टिसिज्म से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी अचीव होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करें ऑडिट रिस्क तो कम होता ही होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी। भाई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पहले में उसने बताया कंफ्लिक्ट अगर होंगे तो क्या करना है, लॉ प्रिवेल करेगा, और अगर जजमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है कोड ऑफ एथिक्स चल रहा है, जैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कंसल्ट करना है, और अगर कंसल्ट करने के बाद भी मसला रिजॉल्व ना हो विड्रॉ कर। फिर उसने बताया स्केप्टिसिज्म हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल को अचीव करने में हेल्प करता है। 3 एग्जांपल्स दी उसने, कॉम्पिटेंस के साथ, एडुकेयर के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट मिसलेनियस कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लेकिन उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने लगा है। अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं, पहले ये मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक ये ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल है, और अगर ये इनहेरेंट रिस्क अगर तीनों को मिलाएं तो क्या बनता है, और अगर दोनों को मिलाएं तो शाबाश। जिसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट याद है, इसका मतलब है रिस्क के ऊपर उसकी ग्रिप है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हमने और आप भी पढ़ी होगी रिस्क हाई प्रोसीजर हाई, और एक और चीज भी पढ़ी होगी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऐसे ना कर, मेरे भी कंसेप्ट गलत। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा, वो वाले सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। इसी को हम न्यूमेरिक एग्जांपल से समझने लगे। फिर से किस कंसेप्ट को न्यूमेरिक, एक तो इस कंसेप्ट को कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इन डिरेक्शन, इस कंसेप्ट को न्यूमेरिक एग्जांपल से समझेंगे। और दूसरा किस कंसेप्ट को, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रोसीजर, कम रिस्क कम प्रोसीजर। और तीसरा कंसेप्ट कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल स्ट्रांग हो तो कंट्रोल रिस्क कम हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। और अगर कंट्रोल वीक है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, सब्सटेंटिव। ये 2-3 कंसेप्ट एक ही न्यूमेरिक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने जा रहा है। नई चीज कोई, कंसेप्ट पुराने, स्टाइल नया, कंसेप्ट पुराने ही है, एक कंसेप्ट भी इसमें नया नहीं है, सिर्फ समझाने का अंदाज नहीं। अब वो आपको न्यूमेरिक एग्जांपल से समझा रहा है, कह रहा है अकाउंटेंट है ना, न्यूमेरिक एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझेंगे। सबसे पहले जरा गौर से सुनिएगा, सबसे पहले ये आपके सामने 2 केसेस हैं, एरियाज है। पहले सिर्फ एरिया ऊपर वाले एरिया पे फोकस करते हैं, नीचे वाले एरिया को इग्नोर कर दें। वो आपको पता है कभी भी पहली एग्जांपल से हमें बात समझ नहीं आती, फिर दूसरी एग्जांपल भी साथ मिलानी पड़ती है, ऐसे ही है ना। सिर्फ दिन की मिसाल हो तो समझ नहीं आता दिन और रात में क्या फ़र्क है, दिन के साथ रात की मिसाल भी जोड़नी पड़ती है, फिर समझ आता है दिन क्या और रात क्या। उसी तरह नहीं, कोई बात नहीं है वैसे। यूजिंग ऑडिट रिस्क मॉडल टू डिटरमिन ऑडिट अप्रोच, इसका नाम क्या रखा उसने, ऑडिट रिस्क मॉडल को। ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या है कि कहाँ पे प्रोसीजर कम, कहाँ पे ज्यादा, कौन से प्रोसीजर कम, कौन से ज्यादा, यही ऑडिट अप्रोच। कह रहे सबसे पहले तो आपको पता है ऑडिट रिस्क मॉडल में कितने रिस्क होते हैं, कौन कौन से, कंट्रोल। अब जितना पढ़ा है वो कंसेप्ट रिफ्रेश होने का टाइम आ गया। रिस्क का कंसेप्ट, इनहेरेंट रिस्क असेस करना है सबसे पहले। कैसे असेस होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कैसे मिलेगी, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आपको आपके सीनियर ने कहा इन्वेंट्री का वेरीफाई करो, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। किस लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करने के लिए। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी किस लिए ऑब्टेन कर रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क असेस करने के लिए। शाबाश, ये समझ आ गया। अंडरस्टैंडिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया सबसे ऊपर,
वहां से अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी मिली, वहां से इनहेरेंट रिस्क असेस किया। फर्स्ट कीजिए, अब हम इसको सिर्फ क्वांटिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट कीजिए इनहेरेंट रिस्क है 60%, यानी इसका मतलब है इस एरिया में कोई 60% ट्रांजैक्शन में गड़बड़ का चांस है। इनहेरेंट रिस्क कितना है? 60% है। ठीक है जी। अब क्या करना है इसके बाद? क्या फौरन सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे पहुंच जाऊं? स्टैंडर्ड क्या कहता है? हाँ जी, अंडरस्टैंड कंट्रोल रिस्क में। अच्छा, कंट्रोल रिस्क कैसे असेस होगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे। याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दोनों अल्फाज थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी, कंट्रोल भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से इनहेरेंट रिस्क असेस हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से कंट्रोल। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, या तो आपको पता चलेगा कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है। जो कंट्रोल रिस्क कौन सा है, स्ट्रांग वाला कि वीक वाला? वीक वाला। यहां पे कह रहा है फर्ज कीजिए कि आपने जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन की, पता चला 80% स्ट्रांग है, 20% वीक है। 20% वीक है, इसका मतलब है कंट्रोल ज्यादातर स्ट्रांग है। तो कंट्रोल रिस्क कौन सा है, गैस करें? 80% के 20%। इनहेरेंट रिस्क कितना? कंट्रोल रिस्क कितना? वीक वाला कंट्रोल रिस्क होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना? 12%। कैसे आया? इनहेरेंट रिस्क इनटू, भाई यहां तक बात समझ आ गई। अगली बात, हमने आपको, एक होता है नजर का धोखा। ये जो ऑडिट रिस्क का मॉडल है ना, ये नजर का धोखा है। कैसे? इससे आपको लग रहा होगा, इस इक्वेशन को जरा ज़हन में रखिए, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इससे लग रहा है कि इस इक्वेशन का मकसद है ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करना, और जब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑडिट रिस्क आ जाएगा। भाई सही यही लग रहा है ना? ये है नजर का धोखा। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। इक्वेशन है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। मैथमेटिकली लग रहा है कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेट होगा। असल में ऑडिट रिस्क तो ऑलरेडी आपको पता है, दुनिया की हर ऑडिट इंगेजमेंट का ऑडिट रिस्क मैं बताता हूँ 5%, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस है 95% लेवल। याद है पहले चैप्टर में? अगर 95% लेवल ऑफ एश्योरेंस है, 5% क्या हुआ? कम करना चाहें कर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हमने अपने फिगर्स को जरा रीजनेबल रखने के लिए इसको 5 के बजाय 4.8 कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इवन जो इंगेजमेंट आप, ऑडिट इंगेजमेंट आप 4 साल बाद करेंगे ना, उसका भी ऑडिट रिस्क आज ही डिसाइड हो चुका है, 5% के लगभग होगा। ऐसे ही है कि नहीं? क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट में लेवल ऑफ एश्योरेंस 95% होता है, तो 5% होगा। इसका मतलब ये हुआ, इस ऑडिट रिस्क इक्वेशन का मकसद ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करना नहीं, वो तो पहले ही नोन होता है, पहले ही पता होता है। फिर क्या इस इक्वेशन का मकसद इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करना है? नहीं नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से पता चलता है। फिर क्या इस इक्वेशन का मकसद कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई करना है? नहीं नहीं, वो तो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाता है। फिर इसका मकसद, शाबाश, इसका एक ही मकसद है, क्या? डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट होता है? मैथमेटिकल। ये तो असल में ऑडिट रिस्क मॉडल का मकसद जो होता है, ऑडिट रिस्क कैलकुलेट नहीं होता, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है हर एंगेजमेंट का। डिटेक्शन रिस्क होता है। क्यों भला? क्योंकि फिर डिटेक्शन रिस्क से हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। ये बात समझ आई? आधा कंसेप्ट समझ आ गया अगर ये बात समझ आई तो। क्या कि ऑडिट रिस्क क्वेश्चन का असल मकसद डिटेक्शन रिस्क। अब देखें यहाँ पे
फर्ज कीजिए डिटेक्ट के ऑडिट रिस्क है 4.8%, ये पहले डिसाइडेड है, 4.8 पहले डिसाइडेड है। इनहेरेंट रिस्क कैलकुलेट कर लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कंट्रोल रिस्क कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल से क्या डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं? कर ले, करके दिखाएं मुझे कैलकुलेटर के ऊपर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, करना करना। सिर्फ 10 मिनट और हैं, 10 मिनट और हिम्मत के साथ बैठे रहें। 11 बजे से पहले आप फ्री होंगे, अभी 11 बजने में 11 मिनट हैं। 40%, देखिए आ गया 40%। डिटेक्शन कैलकुलेशन समझ आया? नहीं आया, फिर से नहीं ना 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 अगले अंडरस्टैंड। अब आपके सीनियर ने आपको कहा क्राइटेरिया के एरिया को वेरीफाई करो। फर्स्ट कीजिए इनहेरेंट रिस्क इसमें सेम है 60%। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चला कंट्रोल 80% वीक है, 20% स्ट्रॉन्ग है। कंट्रोल रिस्क कितना आएगा? 80%। 80% क्लियर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है? और ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क पहले से डिसाइडेड है कि मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होगा पहले से, तो फिर मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट करें। कर लिया जी। अब ये सारे टेबल में कैलकुलेशन समझ आ गई कैसे आई? इनहेरेंट रिस्क कैसे कैलकुलेट हुआ, कंट्रोल रिस्क कैसे हुआ, डिटेक्शन रिस्क कैसे पक्का। अब देखिए जरा कि इन रिस्क का ऑडिट अप्रोच के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहां पे देखिए ऑडिट अप्रोच का मतलब है टेस्ट ऑफ, ये बताना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम होंगे कि ज्यादा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम होंगे कि ज्यादा। ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या है? आप मुझे बता सकते हैं एरिया ए में टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम है कि ज्यादा? बी की निस्बत। कैसे? कंट्रोल स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एक्सटेंसिव का मतलब ज्यादा। मैच हो रहा है? एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा बताइए एरिया बी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम के ज्यादा? क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग वाले पे परफॉर्म करता है, वीक वाले पे नहीं। ये 20% है, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी क्या है? देखिए रिड्यूस ऑफ कंट्रोल है क्या? अब हम ये कह सकते हैं कि एरिया बी की निस्बत एरिया ए में एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे। अब क्या रह गया? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाई रिस्क हाई प्रोसीजर, लो रिस्क लो प्रोसीजर, याद है? ये है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 12%, ये है 48%। बताइए इसमें सब, मैं नहीं दिखा रहा आपको, बताइए इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे और इसमें देखते हैं। इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस है, इसमें सब्सटेंटिव हाई, लो रिस्क लो प्रोसीजर, हाई रिस्क हाई प्रोसीजर। फिर से सुन लें, अप्रोच का ताल्लुक रिस्क से क्या है? ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या है बताना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम के ज्यादा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम के ज्यादा। एरिया ए में इक्वेशन आपके सामने है, कैलकुलेट कर ली। अब अप्रोच बतानी है, बहुत आसान। कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक्सटेंसिव। रिस्क कम है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। बी में कंट्रोल्स कम स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम, सिर्फ 20% पे लगेंगे। रिस्क ज्यादा है, ज्यादा। बात समझ आ गई? सिर्फ कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा सोचते हैं ना, वो इसमें एक गहराई में जाके एक कंसेप्ट लेके आते हैं। हाँ, वो कहते हैं सर डिटेक्शन रिस्क है, आपने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई, प्रोसीजर हाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो। वो बात तो समझ आ गई, उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है।
जरा इसको डिटेक्शन रिस्क से लिंक करें। डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर कम है, डिटेक्शन रिस्क कम है तो ये क्या चक्कर है? ये इसलिए कि असल में डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम आपको नहीं सिखाया गया। डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क। जैसे होता है ना, हम बाद में जल्दी जल्दी बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हालांकि पूरा नाम क्या है? एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन हम जल्दी जल्दी में फाइनेंशियल रिपोर्ट, बल्कि वो भी नहीं बोलते, बाद को सिर्फ फ्रेमवर्क बोल रहे होते हैं। तो हम आम ज़बान में पूरा नाम नहीं लेते। जैसे भाई का पूरा नाम हो सकता है कुछ और हो, क्या नाम पूरा? मुस्तजाब हैदर। अच्छा, इसका पूरा नाम इसे नहीं पता, तेरे को कैसे पता है? दोस्त है, पूरा नाम मुस्तजाब है, मुस्तजाब का। उसी तरह इसका पूरा नाम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क है, लेकिन इसे प्यार से क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन। अब ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क, एक्सेप्टेबल लेवल, हाँ, वो पुराने जब हम छोटे होते हैं ना, तो एक टीवी पे शो लगता था तारिक अजीज शो, पहले उसका नाम था नीलामगर। उसमें वो 15 सवाल पूछा करता थे और मोटरसाइकिल मिला करते थे, ठीक है? वो ये हमारे ज़माने का वो होता था क्या, जीतो पाकिस्तान, हमारे ज़माने का। तो उसमें 15 सवाल पूछे, अगर 12 के सही जवाब दिए तो मोटरसाइकिल मिल जाया करते थे। तो वो बोला करते थे अब गलती का चांस है 3 गलतियां कर सकते हैं, फिर गलती का चांस 2, फिर एंड में वो क्या करते थे? अब गलती का चांस निश्ता, अब गलती का चांस नहीं कर। तो मुझे ये बताइए अगर गलती का चांस है 5 तो आप तैयारी ज्यादा करेंगे कि कम? पहली ऑप्शन गलती का चांस 5, दूसरी ऑप्शन गलती का चांस निश्ता या गलती का चांस 1। 5, गलती का चांस 5 हो, यानी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क 5 हो, तो आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा चांस है गलतियां करने का। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो आप तैयारी कम करेंगे। जब गलतियां करने का चांस ज्यादा हो, तैयारी कम करते हैं, और जब गलतियां करने का चांस कम हो, तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है। बस, तो डिटेक्शन रिस्क का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम जहन में आएगा तो पता चलेगा। अब बताइए एक्सेप्टेबल लेवल, एक्सेप्टेबल कौन सा? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर कम, क्योंकि उसे ऑडिटर को पता है गलती 1-2-4 गलतियां हो भी गई तो माफी है, 2-4 गलतियां हो भी गई तो माफी। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क कम हुआ तो समझ रहे हैं? तो जब हम सारे सेशन में बोलते रहे हाई रिस्क हाई प्रोसीजर, लो रिस्क लो प्रोसीजर, वो कौन सा रिस्क था? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के डिटेक्शन रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर हुई है बात? ये था न्यूमेरिक एग्जांपल। एक दफा फिर से देख लें पर कि क्या परसेंटेजेस की कैलकुलेशन क्लियर है, और कैलकुलेशन के बाद जिस नतीजे पे पहुंच रहे हैं वो क्लियर है। फिर आखिरी चीज जो हमने पहले कई दफा पढ़ी है, ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन से मैटर को कंसीडर करना है? मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन। वो कहते हैं इसके अलावा भी 3-4 चीजें हैं, हालांकि वो भी जी। तो मैटर्स टू बी, ओपिनियन देने से पहले हम देखते हैं ना मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, उसने सिर्फ ये कहा है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को हमने वैल्यूएट करना है, हालांकि ये ऑलरेडी मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। जैसे कहते हैं आप ओपिनियन देने से पहले देखते हो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशंस का इफेक्ट मटेरियल के परवेसिव, उसके साथ ये भी देख लो काउंटिंग पॉलिसीज एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं। हमने एक लगाई, हमने कहा चेक करते हैं, क्योंकि अगर काउंटिंग पॉलिसी सही डिस्क्लोज नहीं होएगी तो मिस स्टेटमेंट लहजा से बताने की क्या जरूरत है। उसने कहा आई कैप की बुक में था इसलिए बताया। फिर हमने कहा शायद अगली बात काम की करे। उसने कहा काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई, हमने कहा ये देखते हैं।
चेंज हो तो बल्कि हम तो की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ भी देते हैं। जी आवाज पहुंच रही है। ये सिस्कियों में ना हंसा करें। अच्छा, एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। हमने कहा ये बताने की क्या जरूरत थी, हमें तो पता है एस्टिमेट्स रीजनेबल ना हो तो मिस स्टेटमेंट आई क्या बिग बुक में लिखा है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी सही डिस्क्लोज हुई है, टर्मिनोलॉजी यूज की है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लिखा है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना लिखा हो मिस स्टेटमेंट होती है। याद है ना, अभी आपने एरर भी आइडेंटिफाई किया था रिपोर्ट में। और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अचीव करना चाहिए। तो ये उसने कुछ हमें ये बताया, ऐसा मैं बता क्या इस कंसर्न में कि ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले मिस स्टेटमेंट्स कॉम्प्लीमेंटेशन के अलावा इन चीज़ों को भी सामने रखना है। हालांकि ये इनडायरेक्टली मिस स्टेटमेंट में कवर हो जाती हैं, लेकिन जाहिर है एक लहदा लिखा हुआ है। क्लियर? ये थे हमारे सारे कंसेप्ट। इस एक कंसेप्ट के साथ ही हमारा ऑडिट भी कंप्लीट, मेरी तरफ से सेशन भी कंप्लीट। ले भाई, ये रख ले भाई, जज़ाकल्लाह। लाई लाई भाई, शुक्रिया किस बात का भाई? फीस पूरी नहीं दी तूने? फीस पूरी दी? ये तो मेरा फर्ज था। सर ये सब टीचर असिस्टेंट को नॉमिनेट करके मैं देने जाता हूँ। क्या ये टीए के लिए है? टीएस के लिए सारे। ये टीएस के लिए, सब टीएस के लिए है। सामा भाई तो आ जाओ सामा भाई, ये सामा भाई और मुनीब भाई आ जाएं। इन्हें बड़ी मेहनत की, बोर्ड लिखते रहे सारे सेशन में। सामा भाई, मुनीब भाई, शाबाश शाबाश। भाई ऐसे फूल फेंक रहे हो जैसे कन्यादान करते हैं। जज़ाकल्लाह भाई। बस आपने इसी जोश और जज्बे के तहत आखिरी महीने में तैयारी भी करनी है। ये दूसरी दफा नहीं आ रहा? अच्छा नहीं नहीं, दूसरे वाला। ठीक है, ठीक। करे जी, करे, जरूर करे, जरूर करे। मैं खिलाऊंगा। ये से दूसरा डब्बा नहीं मिला था यार, इसे बुला, इसको भी खिला। नीचे नीचे वाला, नीचे वाला, तो नीचे वाला। ऐसे नहीं ऑडिट आता। ऑडिट ऐसे नहीं ट्रांसफर होगा। चलिए, जज़ाकल्लाह। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से पूरे सेशन में असाइनमेंट करते रहे हैं, उसी तरीके से आखिरी महीने में भी चलिए, ये मेरा हाल लेक्चर अब क्लोज कर देते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम, और इसके साथ ही इस सेशन का भी इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।